को रेलेवेंट करने के लिए राज साहब ठाकरे सुबह उठते हैं, उनके दिमाग में कोई ख्याल आता है और शुरू कर देते हैं। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है। आज वो उसी भारत को तोड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा को क्यों चुना? क्योंकि वो इसको रिलीजियस इश्यूज बनाना चाहते हैं। कल राइट विंग के कार्यकर्ता जगह जगह महाराष्ट्र में दंगा करने की कोशिश करेंगे। मी आज मुंबईमध्ये आहे आणि मुंबईमध्ये आम आदमी पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नेत्या, त्याचबरोबर आम आदमी पार्टीच्या राष्ट्रीय प्रवक्ता आणि आत्ता नुकतंच मुंबई आम आदमी पार्टीच्या अध्यक्ष झालेल्या आहेत प्रीती शर्मा मेनन। मी त्यांच्याशी खास बातचीत करत आहेत। मॅडम, काय सांगाल? तुमच्याकडे ही जबाबदारी दिलेली आहे मुंबई अध्यक्षपदाची, काय सांगाल? तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय आहे? ही खूप मोठी जबाबदारी आहे, कारण पार्टीने ठरवलं आहे की BMC इलेक्शनमध्ये आम्हाला म्हणजे फुल फोर्सनी ते इलेक्शन लढवायचं आहे आणि त्याची जबाबदारी मला दिली आहे। तर एकतर पक्षाचा मी खूप खूप धन्यवाद करते की त्यांना असं वाटतं की माझी अशी लायकी आहे, मी हे करू शकणार। पण दुसरं खूप चॅलेंजिंग आहे हे, कारण मुंबईत आमचं संघटन खूप म्हणजे एकदा खूप मोठं होतं, देन थोडं थंड झालं होतं, आता गेल्या 1 वर्षांनी खूपच स्पीडमध्ये वाढत चाललं आहे। तर इतके सारे लोकांना, इतके सारे म्हणजे आमचे इतकी वास्ट मुंबई आहे, 236 वॉर्ड्स किंवा 227, आता कोणाला माहीत नाही किती होणार, पण इतकी जास्त वॉर्ड्स यांचं सगळं कोऑर्डिनेशन करणं म्हणजे हे खूपच मोठं काम आहे आणि चॅलेंजिंग आहे आणि मला सगळ्यांचे म्हणजे मदतसुद्धा लागेल आणि शुभेच्छा पण। अभी येणाऱ्या काळामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत, तर तुमची काय तयारी आहे का? आणि या सगळ्या वॉर्डमध्ये तुम्ही उमेदवार उभे करणार आहात का? असं काय नियोजन ठरवलेलं आहे? नक्कीच आम्ही पूर्ण मुंबईत इलेक्शन लढणार। आम्ही हा इलेक्शन जिंकण्यासाठी लढणार। इट इज नॉट ऑल्सो रॅन इलेक्शन आणि हे शक्य आहे, कारण जिथेही आम्ही मुंबईमध्ये गेलो आहोत आतापर्यंत प्रतिसाद इतकं मोठं आहे। सगळ्या लोकांना केजरीवाल मॉडेल ह्याची एकदम नीट खबर आहे आणि ह्याची गरज आहे, कारण इथे मुंबईत राहण्यासाठी घर नाही, बिजली पाणीचे दाम इतके महाग की म्हणजे देतसुद्धा नाही की ते पात्र लोक आहे अपात्र लोक आहे, त्यांना अर्ध्या लोकांना तर आम्ही बिजली पाणी देत नाही, म्हणजे इतकी म्हणजे आमची दर्दनाक स्थिती आहे मुंबईकरांची। दुसरं इकडे म्हणजे प्रचंड वेगळे प्रॉब्लेम्स आहे, जे नॅशनल प्रॉब्लेम्स आहे स्वास्थ्यचे, शिक्षाचे ते तर आहेच, पण आमचे मुंबईचे क्लेनलीनेस, हायजीन, लोकांना टॉयलेटची सोय नाही आहे। म्हणजे टॉयलेट्समध्ये इतके स्कॅम झाले आहे इकडे आणि चालले आहे सध्या पण, की आम लोकांना टॉयलेटसाठी सुविधा भेटत नाही। आमच्या सडकांचा प्रॉब्लेम आहे, आमचे स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन्सचे प्रॉब्लेम आहे, आमचे वॉटर ट्रीटमेंट सुएज ट्रीटमेंटचे प्रॉब्लेम आहे। आम्ही सुएजमध्ये असंच समुद्रामध्ये टाकतो, कोलीवालांना किती त्रास होतो। तर मुंबईचे प्रचंड प्रॉब्लेम्स आहे, ट्रान्सपोर्ट म्हणा की रोड्स म्हणा की टॉयलेट्स म्हणा की क्लेनलीनेस म्हणा, तर त्या सगळ्यांवर काम करणं हे खूप मोठं चॅलेंजिंग इश्यू आहे। पण आमच्याकडे ते मॉडेल तयार आहे आणि लोकांना विश्वास आहे की जर आमचे लोक आले तर ते करून दाखवणार। गेल्या अनेक वर्षापासून आम आदमी पार्टीला दिल्ली असेल आणि नुकतंच आता पंजाब असेल आणि गुजरातमध्ये काही ठिकाणी सत्ता आहे, पण एवढा काळ आम आदमी पार्टी आता बरीच वर्ष झालेली आहे, 2 राज्यामध्ये सरकार आहे। महाराष्ट्रामध्ये आम आदमी पार्टीला म्हणावं तेवढं यश संपादन करता आलेलं नाही आहे, याचं कारण काय असेल? आमची पार्टीने 2014मध्ये संपूर्ण भारतात लोकसभा चुनाव लढले आम्ही, पण ते आमची चूक होती, कारण संघटन नसल्यावर तुम्ही जर चुनाव लढणार तर काहीच प्रतिसाद भेटणार नाही। म्हणजे आमचे इतके सुंदर, इतके चांगले लोक आमचे उमेदवार होते, मुंबईमध्ये मीरा सन्याल होती, मेधाताई पाटकर होती, इतके म्हणजे चांगले व्यक्ती, महान व्यक्ती भारताचे आमच्याबरोबर आले, पण संघटन नव्हतं आमचं। तर पार्टीने एक डिसिशन घेतलं त्याच्यानंतर की जिथे आम्ही संघटन बांधणार तेव्हा तिकडे चुनाव लढणार। तर आम्ही त्याच्यानंतर फक्त पंजाब आणि गोवामध्ये कॉन्सन्ट्रेट केलं। आता ह्या वर्षी आम्ही 5 राज्यात चुनाव लढलो आणि ह्या वर्षी हे पण ठरवलं आहे की बेंगलुरू आणि मुंबई हे दोघी कॉर्पोरेशन पण लढणार। तर असं पार्टी आता स्पेसिफिक निर्णय घेत आहे। काम आता सगळीकडे चालू आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रात चालू आहे आणि आम्ही सगळ्या लोकल निवडणूक लढणारच, एक गावीत आणि एक आणि आमची पंचायतसुद्धा म्हणजे आमची 5 गावात पंचायत आहे। उस्मानाबादमध्ये एक आहे, एक वर्धामध्ये,
गडचिरोलीमध्ये आमची एक आहे ग्रामपंचायत आणि सोलापूरमध्ये. तर आमचं काम आता पसरलेलं आहे महाराष्ट्रात सुद्धा. आणि तुम्ही बघाल की ह्या पुढच्या लोकल इलेक्शन्समध्ये आम्हाला खूपच यश भेटणार हे नक्कीच आहे. म्हणजे लोक जिथे म्हणजे थांबले आहे की कधी केजरीवालांचे लोक आमच्याबरोबर येणार. तर आय थिंक दॅट आता खूप मोठ्या तुम्ही बघणार की महाराष्ट्रात आम आदमी पार्टीची वाढ होणार. अभी महाराष्ट्र में एक राजनीति चल रही है जो भोंगे की राजनीति बोल रहे हैं। राज ठाकरे जो मनसे के प्रमुख हैं, उन्होंने अभी हनुमान चालीसा पढ़ने का जो एक कदम उठाया है, आप इसको कैसे देखते हो? पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, जो लोग इररेलेवेंट होते हैं, जिनका पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होता है, वो पब्लिसिटी के लिए हमेशा अजीबोगरीब हरकतें ही करते हैं. और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राज ठाकरे की पार्टी मन से महाराष्ट्र में इररेलेवेंट हो चुकी है. उनका एक आमदार बचा है, मुंबई में उनका एक नगर सेवक बचा है. सारे आई थिंक लोकल इलेक्ट बॉडीज़ में यही हाल है कि मन से ना के बराबर हो चुकी है. अदर देन लोकल लेवल पे वसूली करना मनसे का और कोई रेलेवेंस नहीं रहा है महाराष्ट्र में. तो खुद को रेलेवेंट करने के लिए राज साहब ठाकरे सुबह उठते हैं, उनके दिमाग में कोई ख्याल आता है और शुरू कर देते हैं. उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है. 2 साल पहले वो भाजपा सरकार की निंदा कर रहे थे, अपने आप को एक भारत की एकता का प्रतीक बना के भाषण दे रहे थे. आज वो उसी भारत को तोड़ने में लगे हुए हैं. तो ये जो वो काम कर रहे हैं, ये जो भोंगा की राजनीति उन्होंने शुरू की है, ये खुद को रेलेवेंट रखने के लिए किया है, लेकिन बहुत ही गलत तरीका अपनाया है. वो बीजेपी का प्रॉक्सी बन के काम कर रहे हैं. ये आज पूरे महाराष्ट्र में सबको स्पष्ट हो गया है. लोग उनको, आई एम सॉरी टू से, लेकिन लोगों ने उनका नाम सुपारी रख दिया है. आप रास्ते पे चलो, लोग बोलते हैं कि उन्होंने सुपारी ली है. तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं उम्मीद थी लोगों को कि राज ठाकरे मराठी अस्मिता के एक सैनिक होंगे. राज ठाकरे महाराष्ट्र के मराठी अभिमान के एक मतलब उनकी आवाज़ उठाएंगे. लेकिन उन्होंने वो सब ख़त्म कर दिया है. लोकल लेवल पे गुंडागर्दी और बड़े लेवल पे सुपारी लेना. उनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी बची नहीं है. अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए वो एक टोटली लॉ एंड ऑर्डर को अटैक कर रहे हैं और सरकार को उनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए. हाँ, इसके ऊपर ही आपने बताया कि मन से लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी तोड़ मरने की बात करी या लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने की बात करी, तो आपने उनके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोला था कि एक्शन लेना चाहिए. अभी तो कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी एक ट्वीट है, अभी एक समझ में आ रहा है कि कुछ पुराना एक सांगली का मैटर है, उनके ऊपर एफआईआर कोर्ट ने बोला है कि उनका अरेस्ट किया जाए, ऐसा कहा है. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहाँ पे यहाँ पे कम दिख रही है? इसमें 2 मुद्दे हैं. एक तो ये है कि औरंगाबाद में राज ठाकरे ने कहा था कि ये मैं सोशल इशू रेस कर रहा हूँ, नॉइज़ पोल्यूशन का. नॉइज़ पोल्यूशन के और भी कई मुद्दे हैं, क्या वो सब रेस करेंगे? नहीं. और अगर ये सोशल इशू होता तो वो कुछ और कह देते. वो बोल देते कि अगर मस्जिदों पे लाउड स्पीकर चलेगा तो हम बाहर जाके ढोल बजाएंगे. उन्होंने हनुमान चालीसा को क्यों चुना? क्योंकि वो इसको रिलीजियस इश्यूज बनाना चाहते हैं. आज बीजेपी के पास चुनाव में जाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है. लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों का क्या होगा, हमारे देश की सुरक्षा का क्या हो रहा है, चाइना अंदर घुसती जा रही है, हमारे किसानों के लिए आपने जो आपकी बीमा योजना थी सारी फेल हो गई हैं. तो लोगों के पास सवाल बहुत हैं बीजेपी के साथ. तो लोगों को दिशा भूल करने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए ये धर्म की राजनीति लेके आए हैं. और जब कोई भी ऐसा करता है, हमारे यहाँ लॉज हैं राइट भारतीय कानून में, कि अगर कोई 2 धर्मों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके लड़वाने की कोशिश करता है, उसको अटैक करना, उसको अरेस्ट करना चाहिए. तो मेरे को समझ में नहीं आता कि एमवीए गवर्नमेंट इतना डर क्यों रही है और वो राज ठाकरे को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है. उनको या उनका कोई भी कार्यकर्ता अगर कल बाहर पड़े, उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए तुरंत ही. और मुझे पूरा यकीन है कि कल राइट विंग के कार्यकर्ता जगह जगह महाराष्ट्र में दंगा करने की कोशिश करेंगे. मनसे के तो कार्यकर्ता हैं नहीं, तो ये वही भाड़े के कार्यकर्ता होंगे जो आरएसएस बीजेपी जिन्होंने उनको खड़ा कर रखा है वही भेजेंगे. उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए. कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि एमवीए गवर्नमेंट में एनसीपी और शिवसेना की शायद एक मत नहीं है. ये दिखाई दे रहा है क्योंकि वो एक डिसाइसिव एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. बहुत ही कभी बोलते हैं हाँ हम सब कर लेंगे. हमारे ऑल पार्टी मीटिंग की थी,
हमने तभी भी डिमांड रखा था कि अगर कोई भी ऐसे धमका रहा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अगर मैं धमकी देती, मैं कल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने वाली हूँ, मेरे पास घर पे आज पुलिस पहुँच जाती, सेक्शन 149 का नोटिस तुरंत लगा दिया गया जाता मुझ पर। तो इन पे क्यों नहीं किया जा रहा है? जो सामान्य नागरिक पे आप कानून लगाते हो वो इन पे भी लगाइए। एमबीए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है इनको ठीक से जवाब देने में। मतलब यहाँ पे मुझे दूसरा एक सवाल है, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। दिल्ली में भी आम जनता के ऊपर बुलडोजर चलाए थे, कोई भी पार्टी सामने नहीं आई थी। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट दिल्ली में है। मेरा ये सवाल है, भारत में, इंडिया में डेमोक्रेसी है? आज डेमोक्रेसी बहुत धोखे में है। आप हर तरीके से देखिए, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं। जर्नलिस्ट को कपड़े निकाल के पुलिस स्टेशन में उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है। जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है, जेल में भेजा जा रहा है। किसी को किसी ट्वीट या फेसबुक पोस्ट के लिए जेल में डाला जा रहा है। तो इस माहौल में आम इंसान के लिए तो बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऑपोजिशन पार्टीज़ के लिए डेमोक्रेसी नहीं है। आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का 75,000 करोड़ देना बनता है उन सरकारों को जहाँ पे से जीएसटी कलेक्ट किया है, लेकिन ऑपोजिशन की सरकारों को वो पैसा ही नहीं दे रहे। दिल्ली में हमें पैसा ही नहीं दे रहे। जब से हमारी दिल्ली में सरकार बनी थी, हमको हमारा एलोकेशन फ्रॉम सेंट्रल बजट 300 करोड़ था, आज भी 300 करोड़ के करीब ही है, बढ़ा नहीं रहे हैं। और दिल्ली में जो हमारा दिल्ली का बजट है वो 32,000 करोड़ था, आज 69-70,000 करोड़ हो गया है। तो दिल्ली अपने आप काफ़ी समर्थ है, लेकिन जो उसका राइटफुल हक है, जो सेंट्रल एलोकेशन है, जो जीएसटी का बकाया है, वो दे ही नहीं रहे हैं। तो हमारा तो फेडरल सिस्टम ही आज धोखे में आ गया है। आज जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, उन स्टेट्स को कोयला नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे। हमने देखा कोरोना काल में कैसे ऑक्सीजन नहीं दिया। तो इतना सारा अत्याचार ऑपोजिशन स्टेट्स पे किया जा रहा है, डेमोक्रेसी तो ख़त्म ही है यहाँ पे। ह्या होत्या प्रीती शर्मा मेनन, ज्या आम आदमी पार्टीच्या मुंबईच्या आता अध्यक्ष आहेत। त्यांनी आपल्या सर्व जे मुंबईचे योगातल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत त्या संदर्भात आपलं मत व्यक्त केलं। आणि दुसरं प्रश्न असा आहे की देशातील जी लोकशाही आहे ती धोक्यात आहे असंही मत व्यक्त केलेलं आहे। कॅमेरामॅन हर्षल कांबळेसह मी गुणवंत डांगे, DRV न्यूज, मुंबई।